नमस्कार मित्रों, सबसे पहले आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे आपको अवगत है कि मैं आपके लिए 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सुपर सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें से आज हम हिमाचल प्रदेश के पार्ट 3 के टॉप 20 प्रश्नों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। यह सभी प्रश्न हिमाचल प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ हम आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश में किस तरह को लाशों का ढेर कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रोहतांग दर्रे को। कई बार परीक्षा में इस तरह प्रश्न पूछा जाता है कि वैली ऑफ डेथ किसे कहते हैं या मृतकों का ढेर किसे कहते हैं, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही उत्तर होगा रोहतांग दर्रे को। चलो रोहतांग दर्रे पर आधारित कुछ तथ्यों पर बात करते हैं। सबसे पहले हम पता होना चाहिए, जो रोहतांग है ये एक दर्रा है और इसकी जो ऊंचाई है वो 3798 मीटर है और यह दर्रा कुल्लू और लाहौल को अलग करता है। कई बार प्रश्न आता है कि रोहतांग दर्रा कौन से पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए पीर पंजाल। और रोहतांग दर्रे का प्राचीन नाम भृगुतुंग है। भृगुतुंग से याद आता है जो भृगु है, भृगु एक झील है जो रोहतांग दर्रे के समीप है। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए, रोहतांग दर्रे से लाहौल की एक चोटी दिखाई देती है जिसका नाम है गेफांग। अंत में बात करते हैं विलियम मूरक्राफ्ट की, जो एकमात्र अंग्रेज था जिसने रोहतांग दर्रे का सर्वप्रथम विजिट किया था। आप एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न के साथ लिंक करना सीखें, आपका हिमाचल प्रदेश का जीके बहुत उम्दा होगा। इसके साथ हम इसके ऑप्शन की तरफ भी चलते हैं ताकि हमारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। अगला ऑप्शन है निकोड़ी दर्रा, उसके बाद है मकोड़ी दर्रा। जो कोड़ी कोड़ी करके दर्रा है ना, इस तरह इनको याद रखो कि ये कांगड़ा में है, कौ से कोड़ी कौ से कांगड़ा। इसके बाद ऑप्शन में है दुग्गी दर्रा। जो दुग्गी दर्रा है यह लाहौल और ब्रह्मौर के बीच में है। दुग्गी से हमें याद आता है दुलची दर्रा। जो दुलची दर्रा है ये हमारा मंडी और कुल्लू के बीच में है। और दुलची से याद आता है हमें दराटी दर्रा, जो चंबा और पांगी के बीच में है। आशा करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक प्रश्न के साथ साथ मैं 5 से ज़्यादा तथ्यों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे हमें पता चलता है कि 20 प्रश्न की सीरीज में हम 80 से 100 प्रश्न कवर कर रहे हैं, जो हमारी आगामी परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। ऐसे ही हिमाचल प्रदेश की ज्ञानवर्धक वीडियो को देखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान को मिनी इजराइल कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कसोल। यहाँ पर बात की जा रही है मिनी इजराइल की, पर कुछ लोग उत्तर दे रहे होंगे खजियार। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है और खजियार चंबा में पड़ता है। यहाँ पर एक सुंदर सी झील भी है। इसके साथ हम इस प्रश्न के अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, मंडी। मंडी को हम छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं और मंडी को हिमाचल प्रदेश का वनारस भी कहा जाता है। इसके साथ देखते हैं मैक्लोडगंज। जो मैक्लोडगंज है इसको हम मिनी लासा के नाम से भी जानते हैं और द लिटिल लासा के नाम से भी जानते हैं। मैक्लोडगंज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में पड़ता है। यहाँ पर मैं प्रश्न की तरफ रुख करना चाहूँगा। बात की जा रही है कसोल की। जो कसोल है ये कुल्लू जिले में पड़ता है और यह पर्यटन नगरी के साथ साथ गर्म पानी का चश्मा भी है। यह सुप्रसिद्ध गर्म पानी के चश्मे मणिकर्ण के मार्ग में पड़ता है। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं, हिमाचल प्रदेश में फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भज्जू राम को। भज्जू राम एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इसके साथ रुक करते हैं ऑप्शन की तरफ, बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम को अनेक उपाधियों से नवाजा गया, जैसे कि पहाड़ी गांधी। पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। इसके साथ कई बार प्रश्न पूछा था कि पहाड़ी बुलबुल किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बाबा कांशीराम को। और यह उपाधि किसने दी थी? ये कहा था सरोजिनी नायडू ने। और बाबा कांशीराम ने एक स्लोगन भी दिया था, कहा था जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक मैं काले कपड़े पहनूंगा। इसके साथ अगले ऑप्शन को चलते हैं, पंडित पद्मदेव। पंडित पद्मदेव को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। अंत में बात करते हैं निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक को महर्षि के नाम से जाना जाता है। निकोलस रोरिक से एक बात याद आती है, वो है रोरिक आर्ट गैलरी। जो रोरिक आर्ट गैलरी है यह कुल्लू जिले के नगर में है। इसकी स्थापना निकोलस रोरिक ने की थी।
निकोलस रोरिक रूस का एक महान चित्रकार था। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 7,000 से ज़्यादा चित्र बनाए थे। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में आड़ू का कटोरा किसे कहा जाता है? आड़ू के कटोरे की बात की जा रही है। इसका सही उत्तर होगा सिरमौर। सिरमौर के राजगढ़ क्षेत्र का आड़ू सबसे फेमस है हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। आड़ू की जगह आलू मत पढ़ लेना, क्योंकि अर्थ कुछ और निकलेगा। क्योंकि आलू की घाटी लाहौल स्पीति को कहते हैं और आड़ू की घाटी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सिरमौर के राजगढ़ को कहते हैं। इसके साथ सोलन की तरफ चलते हैं। सोलन को मशरूम सिटी के नाम से जानते हैं या खुम्ब नगरी के नाम से भी जाना जाता है। जब हम सोलन की बात करते हैं तो उस स्थिति में हमारे जहन में सोलन गोला नाम एक किस्म याद आती है, जो एक टमाटर की किस्म है। अंत में बात करते हैं किन्नौर के रीबा की। जो किन्नौर का रीबा है, इसको अंगूर की भूमि भी कहा जाता है। यहाँ का अंगूर काफ़ी डिलीशियस माना गया है। इस तरह हमने सभी ऑप्शन पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डाला। आशा करता हूँ आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस शहर का प्राचीन नाम हंडोर था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। नालागढ़ पहले एक रियासत थी। नालागढ़ रियासत का पुराना नाम हंडोर था और नालागढ़ रियासत की स्थापना अजय चंद ने की थी। वर्तमान में नालागढ़ सोलन जिले में स्थित है। इसके बाद बात करते हैं सराहन की। सराहन का पुराना नाम शोणितपुर था और सराहन शिमला जिले के रामपुर बुशहर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद बात करते हैं ऊना की। जो ऊना है, इसका पुराना नाम पहले जसवा दून था और कुछ लोग इसको जसवा के नाम से भी जानते थे। अंत में बात करते हैं बैजनाथ की। बैजनाथ कांगड़ा में स्थित है और बैजनाथ का पुराना नाम किरग्राम था। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। निम्न में से हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, धर्मशाला। यहाँ पर ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश में कुल 3 प्रशासनिक मंडल है और सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल मंडी है और सबसे छोटा प्रशासनिक मंडल धर्मशाला है और तीसरा जो प्रशासनिक मंडल है वो है शिमला। इस प्रकार हम तीनों प्रशासनिक मंडल जान चुके हैं। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क स्थान कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, स्पीति। जब स्पीति की बात हो रही है, सबसे पहले स्पीति का शाब्दिक अर्थ समझते हैं। स्पीति का मतलब होता है मणियों की भूमि। इसके साथ देखते हैं, स्पीति का मुख्यालय काजा में है और स्पीति घाटी का अंतिम गांव लोसर है। और साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए, स्पीति नाम की एक नदी भी है जो सतलुज की सहायक नदी है। इतना हमें स्पीति के बारे में पता होना चाहिए। अब हम प्रश्न के ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं। धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा धर्मशाला में होती है और सबसे कम वर्षा स्पीति में होती है। इसके बाद निरमंड की बात करते हैं। निरमंड हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है और यहाँ पर भगवान परशुराम का मंदिर है। अंत में बात करते हैं गगल की। गगल कांगड़ा में पड़ता है और यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। इतना हमें इस विषय के बारे में पता होना चाहिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की उस झील का नाम बताओ जिसके नाम पर डाक टिकट बनी है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, चंद्रताल झील। चंद्रताल झील लाहौल स्पीति में है और चंद्रताल झील के ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट बनी हुई है। पूरे भारत में 5 झीलों के नाम के ऊपर डाक टिकट बनी हुई है, उनमें से चंद्रताल भी एक है। इसके साथ अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। रेणुका झील। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इसकी आकृति एक सोई हुई औरत की तरह है। इसके साथ अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं। गोविंद सागर झील। जो गोविंद सागर झील है, यह हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। बोले तो कृत्रिम झील है और इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है और इस झील के ऊपर एक डैम बनाया गया है। वो हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा डैम है। उसका नाम है भाखड़ा डैम। उसको 1963 में बनाकर तैयार कर दिया गया था। इसके साथ इसका अंतिम ऑप्शन देखते हैं, सूरजताल झील। सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील मानी जाती है, जिसकी ऊंचाई 4800 मीटर के आसपास है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सन लेक कहाँ है।
सन लेक या मून लेक कहाँ है? सन लेक सूरजताल कहते हैं और मून लेक चंद्रताल को कहते हैं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, चौधरी सरवण सिंह कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम उप कुलपति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर हेतराम कालिया। इसके साथ ऑप्शन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर एम आर ठाकुर। डॉक्टर एम आर ठाकुर यशवंत सिंह परमार नौणी विश्वविद्यालय के प्रथम उप कुलपति थे। इसके साथ देखते हैं डॉक्टर रामकरण सिंह। जो डॉक्टर रामकरण सिंह है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के प्रथम उप कुलपति थे। अंत में बात करते हैं केसी मल्होत्रा। जो केसी मल्होत्रा है ये हिमाचल प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तशीगंग, जो लाहौल स्पीति में है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं गेटे गांव की, जो गेटे गांव है यह हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा गांव है। और अगर यहाँ पर बात करें सबसे बड़े गांव की तो आपका उत्तर निर्मंड होना चाहिए। इसके साथ देखते हैं मंडावन गांव। जो मंडावन गांव है ये रोहडू क्षेत्र में पड़ता है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे रिचेस्ट विलेज माना जाता है। अंत में बात करते हैं मलाना गांव की। मलाना गांव कुल्लू जिले में पड़ता है और मलाना गांव अपने पुराने लोकतंत्र के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ पर जगदम्बिनी ऋषि का मंदिर है, बोले तो जमलू देवते का मंदिर। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं, हिमाचल प्रदेश को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1 नवंबर 1956 को। इसके साथ ऑप्शन की तरफ चलते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, जिसमें 30 रियासतों को मिलाकर 4 जिले बनाए गए थे और 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का नामकरण बघाट रियासत के राजा दुर्गत सिंह की अध्यक्षता में सोलन के दरबार हॉल में किया गया था। कई बार परीक्षा में प्रश्न कुछ इस तरह से आता है, हिमाचल प्रदेश का नाम रचने या गढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए दिवाकर दत्त शर्मा, जो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। इसके बाद ऑप्शन में 1951 है। 1951 को हिमाचल प्रदेश को गौ श्रेणी का राज्य बनाया गया था और कई बार पेपर में आता है सी श्रेणी का राज्य। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब एक ही है। अंत में बात करते हैं 24 मार्च 1952 को। 24 मार्च 1952 को हिमाचल प्रदेश में प्रथम सरकार बनी थी, जिस सरकार के प्रथम मुख्यमंत्री वाई.एस. परमार थे। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आपका सही उत्तर होना चाहिए 1952। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ किताबों में 1951 दिया है, ध्यान देना है। 1951 में हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में चुनाव करवाए गए थे पर पूर्ण तरीके से चुनाव नहीं हुए थे। जिन क्षेत्रों में 1951 में चुनाव हुए थे वो थे पांगी, लाहौल स्पीति, किन्नौर, क्योंकि यहाँ पर बर्फ पड़ने की ज़्यादा संभावना थी। इससे हमें पता चलता है आम चुनाव आरंभ हुए थे 1951 में और कंप्लीट हुए थे 1952 में। इस प्रकार प्रथम सरकार 24 मार्च 1952 में बनी थी। यहाँ पर एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, भारत में वोट कास्ट करने वाला प्रथम व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से संबंध रखते हैं। उनका नाम है श्री श्याम शरण नेगी। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से सभी तथ्यों बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। हिमाचल प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भूरी सिंह जल विद्युत परियोजना, जो चंबा में है और यह 1908 में बनकर तैयार हुई थी। यह मिनी परियोजना थी जिसकी कैपेसिटी 0.45 मेगावाट है। यह परियोजना साल नदी पर है और इस परियोजना का नाम राजा भूरी सिंह के नाम पर रखा गया। भूरी सिंह जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है और भारत की दूसरी जल विद्युत परियोजना है। आपके दिमाग में यहाँ पर क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि भारत की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? उसका नाम है शिवाना समुद्रम, जो कर्नाटक में है और इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। शानन जल विद्युत परियोजना हिमाचल में पहली परियोजना है जो पंजाब सरकार के अधीन है और यह 110 मेगावाट की है और यह ऊहल नदी पर बनी परियोजना है। यह
मंडी जिले के जोगिंदरनगर में स्थित है। यह 1932 को बनकर तैयार हुई थी। इसके साथ अगले ऑप्शन को चलते हैं, गिरी परियोजना। गिरी परियोजना हिमाचल सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना है जो 60 मेगावाट की है। यह सिरमौर जिले में स्थित है। यह जल विद्युत परियोजना गिरी नदी पर बनी हुई है और यह 1966 में बनकर तैयार हो गई थी। इसके साथ अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं, पार्वती जल विद्युत परियोजना। पार्वती जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना की कैपेसिटी 2051 मेगावाट है और इस परियोजना का निर्माण NHPC के द्वारा किया गया। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए, यह परियोजना पार्वती नदी पर बनी है, तभी इसका नाम पार्वती जल विद्युत परियोजना रखा गया और यह सेंज घाटी में बनाई गई है। इसकी अभी तक 2 स्टेज बनी है, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 2 800 मेगावाट की है और स्टेज 3 520 मेगावाट के। इतना हमें इस विषय में पता होना चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से सभी तथ्यों बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं, सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में कौन से स्थान में प्रवेश करती है? इसका सही उत्तर होगा फिरनू। यहाँ पर ध्यान देना है, कई जगह पेपर में हुईदार दिया होता है तो हुईदार भी आपका सही उत्तर होगा और फिरनू गांव भी आपका सही उत्तर होगा। चलो थोड़ा सतलुज नदी का सफर हिमाचल प्रदेश में देखते हैं। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले से प्रवेश करती है और चोरा नामक स्थान पर किन्नौर को छोड़ देती है और शिमला के बधाल नामक स्थान पर शिमला में प्रवेश करती है और मंडी जिले के फिरनू नामक गांव में प्रवेश करती है और बिलासपुर के कसोल नामक जगह पर बिलासपुर में प्रवेश करती है और अंत में यो बाखड़ा डैम में जाकर हिमाचल प्रदेश में अपना 320 किलोमीटर का सफ़र पूरा करती है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं, स्पीति के बारे में यह कथन किसने दिया? यह मनुष्यों के रहने योग्य भूमि नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रुडयार्ड किपलिंग। इसके साथ इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं, राहुल संस्कृत्यायन। राहुल संस्कृत्यायन एक लेखक थे जिन्होंने किन्नर देश और हिमालय परिचय जैसी पुस्तकें लिखी। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें, एंड्रू विल्सन। एंड्रू विल्सन ने लाहौल को ग्लेशियर की घाटी कहा था। और इसके साथ देखते हैं अगला ऑप्शन, लॉर्ड लॉरेंस। सर जॉन लॉर्ड लॉरेंस ने शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ये बात हो रही है 1864 ईस्वी की। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं, चंबा के किस राजा को सबसे पहले सिंह की उपाधि से नवाजा गया? इसका सही उत्तर होगा राजा गणेश वर्मन। यह बात हो रही है 1512 ईस्वी की। यहाँ पर हमने सिंह की उपाधि की बात की, इसके साथ हम वर्मन की उपाधि की बात भी करते हैं ताकि हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से कवर हो सके। चंबा के राजा आदित्य वर्मन को वर्मन की उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ अगले ऑप्शन को चलते हैं, चतर सिंह। चतर सिंह चंबा का एकमात्र ऐसा राजा था जब 1678 ईस्वी को औरंगजेब ने आदेश दिया कि हिंदू के सभी मंदिरों को नष्ट किया जाए, तो उस तिथि में औरंगजेब के इस आदेश को राजा चतर सिंह ने ठुकराया था। इससे पता चलता है कि राजा चतर सिंह एक शक्तिशाली राजा थे। अंत में बात करते हैं उमेद सिंह की। जो उमेद सिंह राजा थे, इनके शासनकाल में चंबा का रुमाल विकसित हुआ था। साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए, कहा जाता है विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम लंदन में एक रुमाल है जो 1883 ईस्वी में राजा गोपाल द्वारा अंग्रेजों को उपहार में दिया गया था। ये सभी तथ्य परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा लघु उद्योग है? लघु उद्योग की बात की जा रही है तो आपका सही उत्तर होगा कांगड़ा। अगर उद्योग आए कि सबसे ज़्यादा उद्योग किस जिले में है तो आपका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश की आर्थिक राजधानी सोलन में। इसके बाद बात करते हैं शिमला की। शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा सेब उत्पादन जिला है। इसके बाद अंत में बात करते हैं चंबा की। जो चंबा है, चंबा में एक उद्योग है चंबा के चप्पल। चंबा की चप्पल और चंबा का रुमाल हिमाचल प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ आज के अगले प्रश्न को चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के किस मेले में नाई द्वारा गांव के लोगों को शीशा दिखाने की प्रथा प्रचलित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सायर मेला। जो सायर मेला है यो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में लगता है। इसके साथ ऑप्शन में जो मेले हैं उनको भी देखते हैं। पिपलू मेला, पिपलू मेला ऊना में भी लगता है और कुल्लू में भी लगता है। अब बात करते हैं शलूनी मेले की। शलूनी मेला सोलन में लगता है और ध्यान देना है यह जून माह के दूसरे रविवार को लगता है। ध्यान देना है, आपको जब दूसरे रविवार की बात आ रही ना, यहाँ पर आपको मिंजर मेला भी याद आ रहा होगा क्योंकि मिंजर मेला
अगस्त माह के दूसरे रविवार को लगता है और जो सलूनी मेला है वह जून माह के दूसरे रविवार को लगता है। यहाँ पर ध्यान देना है, कंफ्यूज नहीं होना है, पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अंत में बात करते हैं फुल एच मेले की। जो फुल एच मेला है ना, ये किन्नौर में मनाया जाता है और कई बार प्रश्न आता है कि उख्यांग मेला कहाँ मनाया जाता है। उख्यांग भी फुल एच को ही कहते हैं क्योंकि उख्यांग ऊ का मतलब होता है फूल, ख्यांग का मतलब होता है त्योहार, फूलों का त्योहार। इसी प्रकार फुल एच का मतलब होता है फूलों का त्योहार। इसके साथ अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, निम्न में से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नैनसर झील। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ज़्यादातर जो झीलें हैं सर करके वो मंडी में हैं, जैसे रिवालसर हो गया, पराशर हो गया, सुखसर लेक हो गया और कलासर हो गया, लीलासर हो गया, डवारूसर हो गया, खदलासर हो गया। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। नैनसर झील कुल्लू जिले के बाहरी सिराज में श्रीखंड के मार्ग में पड़ने वाली एक झील है। जब यात्री श्रीखंड की ओर प्रस्थान करते हैं या श्रीखंड से वापस आते हैं तो उस दौरान इस झील में स्नान करते हैं। कई बार परीक्षा में प्रश्न इस तरह पूछा जाता है कि श्रीखंड महादेव की ऊंचाई कितनी है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 5182 मीटर। इसके साथ हम आज के अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रावी नदी का वैदिक कालीन नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुरुषणी। कुछ लोग इसका उत्तर बी दे रहे होंगे, इरावती, पर आपकी जानकारी के लिए बता दूं इरावती रावी नदी का संस्कृत नाम है। इसके साथ अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, अर्जकिया। जो अर्जकिया है यह ब्यास नदी का वैदिककालीन नाम है और इसके साथ हम पता होना चाहिए ब्यास नदी का संस्कृत नाम वो है बिपाशा। और अंत में दिया है अस्किनी। जो अस्किनी है यह चिनाब नदी का वैदिककालीन नाम है। इस तरह कई बार यमुना नदी का वैदिक कालीन नाम पूछा जाता है तो आपका उत्तर होना चाहिए कालिंदी। जब हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के वैदिक कालीन नाम और संस्कृत नाम की बात कर रहे हैं तो अंत में बात करते हैं सतलुज नदी की। सतलुज नदी का वैदिक कालीन नाम शतुद्री है और संस्कृत नाम शतुद्रु है या शतुद्र। आशा करता हूं कि आपने मेरे इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो सच में पसंद आया तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्ते।